अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर बेटा हमने पढ़ लिया था, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सॉरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया हमने। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग या फिर केमिकल बॉन्ड से क्या मुराद है? सबसे पहले तो इस पे बात कर लेते हैं। अ बॉन्ड विच होल्ड्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स टुगेदर, तो उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो एटम्स को आपस में जोड़ के रखे और एक मॉलिक्यूल की शक्ल दे या कंपाउंड की शक्ल दे, या फिर दो मॉलिक्यूल्स को आपस में एक दूसरे के करीब करके रखे, तो ऐसे बॉन्ड को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपके जो केमिकल बॉन्ड होंगे वो दो तरह के होंगे, एक जो एटम्स के बीच हो और दूसरे जो बेटा आपके मॉलिक्यूल्स के बीच हो। सही है। तो केमिकल बॉन्ड जो होते हैं बेटा वो आपके दो तरह के होते हैं। वो दो तरह के कौन कौन से होते हैं? एक को बोलते इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और दूसरे को बोलते इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड या फिर इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब फोर्सेस बोलो बॉन्ड बोलो एक ही बात है। अब ये दो तरह की फोर्सेस, दो तरह के बॉन्ड कैसे होते हैं बेटा, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वाटर की बात करो, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। तो अगर पानी का एक मॉलिक्यूल बेटा मैं पकड़ूं तो ऑक्सीजन है, इस पे दो लगे हुए हाइड्रोजन, कुछ इस तरह का पानी का मॉलिक्यूल होता है। बैंड करके मैंने बना, आप कैसे भी बना लो, वो खैर आगे पढ़ेंगे ज्योमेट्री वगैरह। अब अगर मैं पानी एक गिलास में लूं, ये मैंने पानी लिया, पी भी लेता हूं, ये मैंने पानी लिया या पानी का एक ड्रॉप ही लिया। अब इसमें क्या पानी का एक मॉलिक्यूल होगा? नहीं, पता नहीं कितने सारे मॉलिक्यूल होंगे, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे। एक बात कही जाती है कि आप, पंजाब बोर्ड की बुक में लाइन लिखी हुई है, पीएमसी के टेस्ट में ये बात पूछी गई थी कि एक फुल स्टॉप जो है ना वो 2 मिलियन आइटम्स उसके अंदर आ रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर पानी का एक बूंद भी मैं ले रहा हूं तो उसमें पानी के पता नहीं कितने सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो अब मैं बहुत सारे तो नहीं बना रहा, ना मेरे पास टाइम है ना जगह है, दो बना देते हैं। ठीक है। अब होगा कुछ यूं कि ऑक्सीजन इसका नेगेटिव है और हाइड्रोजन पॉजिटिव है। दूसरे मॉलिक्यूल में भी सेम सीन है, ऑक्सीजन पॉजिटिव है और हाइड्रोजन नेगेटिव। अब होगा कुछ यूं कि हाइड्रोजन क्योंकि पॉजिटिव और इसके सामने नेगेटिव आ रहा है तो ये इसको स्लाइटली अट्रैक्ट करेगा, ये वाला आगे वाले से होगा, ये वाला आगे वाले से होगा। तो कहने का मकसद ये है दो तरह के बॉन्ड बन जाएंगे। एक जो मैंने परमानेंट बनाया है, पीच कलर से जो मैंने बनाया है, ये वाला, ये कहलाता है इंट्रा। और एक जो मैंने डॉटेड से बनाया है, ये कहलाता है आपका इंटर। सही है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मैं बॉन्ड की बात करूं तो बॉन्ड आपके दो तरह के बन सकते हैं।
डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, एक जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच है इंट्रा, यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच है इंट्रा। दूसरा पानी का एक मॉलिक्यूल है, पानी का दूसरा मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव और दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव, इसके बीच जो बॉन्ड बन रहा है जो डॉटेड से बना है ग्रीन, वो आपका इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड है। फर्क क्या होता है दोनों में, वैसे तो डायग्राम से समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मैं मजीद इसको वो करने समझाने की कोशिश करूं आपको, तो बेटा इंटर का मतलब होता है, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, और इंट्रा का मतलब होता है विद इन। इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो विद इन द मॉलिक्यूल हो, जैसे अगर मैं एक मॉलिक्यूल पकड़ रहा हूँ या एक फॉर्मूला यूनिट पकड़ रहा हूँ, तो इसके अंदर जो फोर्स है, इसके अंदर जो बॉन्ड है, जिस फोर्स से ये मॉलिक्यूल बना हुआ है या ये फॉर्मूला यूनिट बना हुआ है, वो आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड है। जैसे पानी का एक मॉलिक्यूल पकड़ो, पानी के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जिस बॉन्ड से जुड़े हैं, वो इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड है। NaCl का एक यूनिट पकड़ो, इस यूनिट में NaCl सोडियम और क्लोरीन जिस बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं, वो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड पकड़ो, NH4OH, इसमें सारे एटम एक दूसरे से जिस बॉन्ड से जुड़े हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड। सही है, एक मॉलिक्यूल या एक सिंगल यूनिट में एटम्स जिस बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं, यानी एटम्स के बीच जो बॉन्ड है, आप यूं कह लो एक तरह से इंटर एटॉमिक बॉन्ड भी कहते हैं इसको, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहते हैं या इंटर एटॉमिक बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि एटम्स के बीच होता है। सही है या एक मॉलिक्यूल के अंदर होता है, एक मॉलिक्यूल में काफ़ी सारे एटम्स हैं, तो वो एटम्स जिस बॉन्ड से आपस में जुड़े हैं, जिस फोर्स से जुड़े हैं, वो इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड है। ये मैंने कहा ना, जैसे यहाँ ये मैंने ये बनाया, एक पानी का मॉलिक्यूल है, तो पानी के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जिस बॉन्ड से आपस में जुड़े हैं, डेट इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड, जो कि कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं। पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर के अंदर आता है या इंटर एटॉमिक के अंदर आता है। NaCl का एक यूनिट पकड़ो, इसमें सोडियम और क्लोरीन जिस बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं, आयनिक बॉन्ड जो कि होता है, तो वो इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड के अंदर आता है या इंटर एटॉमिक बॉन्ड के अंदर आता है, या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। समझ रहे हो? तो ये सारे आपके इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहलाते हैं। और इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होते हैं ना बेटा, वो आपके कह लो, उनको हम कह सकते हैं कि वो होते हैं आपके प्राइमरी, क्योंकि एटम्स जुड़ेंगे, जुड़ के जब एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो उनके बीच फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी ना। तो पहले तो इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनेगा, एटम्स के बीच बॉन्ड बनेगा, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जनरेट होंगी। तो उसका मतलब इंट्रा मॉलिक्यूलर आपके प्राइमरी बॉन्ड होता है, ये आपका सेकेंडरी होता है। ये प्राइमरी है तो स्ट्रांग होगा, वो सेकेंडरी है तो वीक होगा। डायग्राम से भी देख सकते हो, इंट्रा को मैंने परमानेंट बनाया, परमानेंट लाइन से बनाया, तो उसका मतलब स्ट्रांग है। इंटर को मैंने डॉटेड से बनाया, तो उसका मतलब वीक है। ठीक है, तो इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है या एक फॉर्मूला यूनिट है, इसमें आइटम जिस बॉन्ड से जुड़े हैं, जो कि आयनिक बॉन्ड से जुड़े हो सकते हैं, कोवलेंट से जुड़े हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट से जुड़े हो सकते हैं, तो ये सारे आपके इंट्रा के अंदर आ जाते हैं। नाम लिख भी देते हैं, आयोनिक, जिसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, इसके बाद कोवलेंट, और फिर आपका कोऑर्डिनेट कोवलेंट, जिसे हम डेटिव भी कहते हैं। सही है, और कह लो मेटालिक बॉन्ड, चलो मेटालिक भी लिख देते हैं, ये खैर आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो सही है। अगर वो कोई आपका आयनिक कंपाउंड है, तो उसका आप सिंगल यूनिट पकड़ोगे तो उसके बीच आयनिक बॉन्ड होगा। मॉलिक्यूलर है कोई, तो उसमें कोवलेंट या कोऑर्डिनेट हो सकता है। अगर आपके मेटल्स है तो उनमें मेटालिक बॉन्ड होगा। मतलब ये वाला जो बॉन्ड होता है एक यूनिट के अंदर होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर होता है।
एक मॉलिक्यूल या यूनिट जिस बॉन्ड से एटम्स उसमें आपस में जुड़े हैं तो वो आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा का मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। दूसरी तरफ आप आओ इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर का मतलब बिटवीन यानी बीच में, जैसे आप लोग हो इंटरमीडिएट में हो ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को इंटरमीडिएट कहते हैं। क्यों कहते हैं इंटरमीडिएट? क्योंकि मैट्रिक के बाद होता है, मतलब स्कूल के बाद होता है, यूनिवर्सिटी से पहले होता है। तो स्कूल और यूनिवर्सिटी के बीच में आपका कॉलेज होता है, तो इसलिए कॉलेज की जो पढ़ाई है उसको इंटर कहते हैं, इंटरमीडिएट शॉर्ट करके इंटर कहते हैं। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस दो मॉलिक्यूल के बीच में, एक मॉलिक्यूल है इसके अंदर जो फोर्सेस है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर, इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल बना उसमें भी इंट्रा मॉलिक्यूलर। अब इनके बीच जो फोर्सेस होंगी दैट इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। पानी का एक मॉलिक्यूल है, पानी का दूसरा मॉलिक्यूल है, सही है। ऑक्सीजन उसमें नेगेटिव है, हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव है। तो एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड है, स्लाइडली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, थोड़ा सा करेंगे, जब भी मैंने कहा वीक होता है, मगर कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो इस बॉन्ड को बेटा हम इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, जिसको अगर मैं कैटेगराइज करना चाहूँ तो दो हिस्सों में कर सकता हूँ। कैसे? एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर में आपके पास आ जाती हैं बेटा डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और डाइपोल की एक इंपॉर्टेंट टाइप होती है जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। आप लोग सोच रहे हो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लिखा आपने, तो वो डाइपोल की टाइप होती है, इसलिए उसको अलग से नहीं लिख रहा, जब डिस्कस करेंगे तो सबको डिस्कस करेंगे। और नॉन पोलर के अंदर बेटा आपके पास एक ही आती हैं डिस्पर्जन फोर्सेस, जिन्हें लंदन फोर्सेस भी कहते हैं, डिस्पर्जन या फिर लंदन फोर्सेस। लंदन साइंटिस्ट का नाम था, इस वजह से इसको लंदन फोर्सेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात समझना और फिर लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल काम था। जब मैं भी आप लोगों को समझा रहा हूँ तो सबसे मुश्किल आपको इसको समझने में होगी कि भाई नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो। खैर कोशिश करेंगे इसको समझने की। तो क्योंकि इसको समझना समझाना मुश्किल था, लंदन ने इसको समझाया, फ्रिट्ज लंदन नाम था साइंटिस्ट का, उसने समझाया, तो उसके नाम से जाना जाता है कि भाई लंदन फोर्सेस बड़े एजाज का काम इन्होंने किया था, एक मुश्किल फोर्स के बारे में बताया था लोगों को। डिस्पर्जन क्यों कहते हैं जब पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। अच्छा अभी सिर्फ मैं समराइज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ उसमें पढ़ना क्या क्या, अभी कुछ भी बता नहीं रहा कौन क्या है, सिर्फ एक तरह से कह लो समरी कर रहा हूँ। केमिकल बॉन्ड जो एटम और मॉलिक्यूल को जोड़ के रखे, जो एटम को जोड़ के रखे एक मॉलिक्यूल की शक्ल दे, वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और मॉलिक्यूल को जो एक दूसरे के करीब रखे वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मैंने कहा नाम से ही पता चल रहा है, इंटर मतलब बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में, इंट्रा मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर, उस मॉलिक्यूल में एटम जिस फोर्स से जुड़े। इंट्रा में आपका आयोनिक कोवलेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट आ जाता है। इंट्रा फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, प्राइमरी होती हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, सेकेंडरी होती हैं। इसमें आपके पास डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन डाइपोल, और नॉन पोलर में इसके अंदर डिस्पर्जन या फिर लंदन फोर्सेस आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था वैन डर वाल। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को वैन डर वाल फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर वैन डर वाल फोर्सेस कहीं पे लिखा आ जाए तो उसको देख के परेशान नहीं होना, क्योंकि इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था वैन डर वाल, तो उसको वैन डर वाल फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इस चैप्टर की समरी है, ये हमने इस चैप्टर में पढ़नी है ये चीजें। सही है। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड की, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं किसकी, आयोनिक बॉन्ड की। आयोनिक बॉन्ड जो कि इंट्रा मॉलिक्यूलर के अंदर आता है। आयोनिक बॉन्ड क्या है? बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर होने से बने। बचपन में पढ़ी होगी इसकी डेफिनेशन, 9 में भी पढ़ी, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी होगी आप लोगों ने। एक एटम इलेक्ट्रॉन दे दे, उस पर आ जाए पॉजिटिव चार्ज, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, उस पर आ जाए नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच जो बॉन्ड बने उसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि आयंस के दरमियान होता है। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। अब इसको आयोनिक बॉन्ड को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। इसकी एक एग्जाम्पल तुम लोग बचपन से पढ़ते हो, तो उसी एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। वो एग्जाम्पल है आपकी किसकी, NaCl की। सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है, इस पे आता है नेगेटिव चार्ज। अब NaCl का बॉन्ड कैसे बनता है और इसमें कौन कौन से जो हैं वो एनर्जी चेंजेस आती हैं, तो इसको ज़रा एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले तो ये होगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम के पॉजिटिव आयन बनाएगा, और फिर क्लोरीन उसको गेन करेगा और नेगेटिव चार्ज बनाएगा। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये काम खुद ब खुद तो नहीं होगा, इसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए जो एनर्जी देते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और आपने आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन 9th में भी पढ़ी होगी, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी होगी, सेकेंड ईयर में भी पढ़ी होगी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी गैसेस में से इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए जितनी एनर्जी आप देते हो, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी अगर कोई एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में है तो डायरेक्ट सॉलिड में अगर आप उसको हीट करोगे, उसका इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है। पहले उस सॉलिड को इतना हीट करो, या अगर लिक्विड है तो उसको इतना हीट करो कि उसके वेपर्स बन जाए, गैस फॉर्म में आ जाए। उसके बाद जो एनर्जी आप दोगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। सोडियम होता है सॉलिड फॉर्म में, तो डायरेक्ट इसका इलेक्ट्रॉन नहीं निकालोगे, पहले इसको गैस फॉर्म में लेके आओगे, वेपर्स फॉर्म में लेके आओगे। यानी सबसे पहले ये होगा कि आपका सोडियम सॉलिड फॉर्म में था, इसको हमने किया हीट, तो ये आपका आ गया वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये काम करवाने के लिए जितना एनर्जी का चेंज आया, जितना एंथैल्पी का चेंज आया, डेल्टा एच कहते हैं, कोई भी प्रोसेस करा रहे हो तो उसके लिए जितनी हीट दे रहे हो, जितनी हीट ले रहे हो, एनर्जी चेंज बोल दो, हीट चेंज बोल दो, एंथैल्पी चेंज बोल दो। सवाल मेरे दो हैं, इसको नाम क्या देंगे और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है सब्लिमेशन कहलाता है, और सब्लिमेशन कराने के लिए जो एनर्जी आप दोगे दैट इज कॉल्ड, जाहिर सी बात है, एनर्जी या फिर एंथैल्पी या फिर हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो एस लगा देते हैं नीचे, सही। मतलब आपसे इक्वेशन दे के ये पूछ सकता है कि ये काम करवाने के लिए जो एनर्जी का चेंज आया उस एनर्जी को क्या बोलते हैं। सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो सब्लिमेशन एनर्जी बोलेंगे। दूसरा, वैल्यू नहीं, इसकी साइन। तो मुझे बताओ, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए एनर्जी देंगे, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट आपकी पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव होगी। वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वैसे ही लिख रहा हूँ मैं, बस मैंने कहा इंपॉर्टेंट क्या है,
साइन और बोलते क्या है, ठीक है। उसके बाद अब सोडियम गैस बन चुका है, अब इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए रेडी है, तो अब इसको हीट करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सोडियम के गैसियस आइंस बना लेगा। तो ये काम भी खुद ब खुद नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी आप दोगे। सवाल ये उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, बता ही दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो कितनी एनर्जी दे रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी एक चीज़ आपको शायद समझ में आ गई हो या शायद नहीं आई हो, वो ये कि आपको अगर ये दिया जाए और बोले इसका जो डेल्टा एच है, मतलब ये काम कराने के लिए जो एनर्जी का चेंज आया है उसे क्या कहते हैं, अक्सर बच्चे आयोनाइजेशन एनर्जी पे टिक कर देते हैं, गलत हो जाता है। बेटा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सॉलिड से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना निकालते हैं। पहले मैंने क्या कहा, सॉलिड फॉर्म में उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो पहले जो एनर्जी आप दोगे वो सब्लिमेशन एनर्जी होगी, फिर उसका इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर आपसे ये इक्वेशन दे और बोले ये एनर्जी का जो चेंज आ रहा है वो क्या है एक ऑप्शन हो सब्लिमेशन एनर्जी, एक ऑप्शन हो आयोनाइजेशन एनर्जी, एक ऑप्शन हो सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, तो तीसरे वाले ऑप्शन पे टिक करोगे। सॉलिड में से इलेक्ट्रॉन निकाला तो पहले सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया होगा, तो उसके लिए एनर्जी दी होगी, वो सब्लिमेशन एनर्जी है। फिर गैस में से इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, मतलब ये दो स्टेप को उसने एक साथ लिख दिए, तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो अगर डायरेक्ट ये दे दे आपको, बोले ये एनर्जी क्या है, तो सब्लिमेशन एनर्जी के साथ साथ आयोनाइजेशन एनर्जी है, डायरेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है। ठीक है, सवाल ये है पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देते हैं तो ऑब्वियस पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव की होती है। अच्छा, इन वैल्यू में हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे फर्क हो, मिसाल के तौर पर सिंध बोर्ड में मिसाल 495 है, आप फेडरल बोर्ड में देखो उसमें आपको 496 मिल जाए, तो एक आध वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। मैंने कहा खैर वैल्यू वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने नाम पे और साइन पे ध्यान देना है, वैल्यू वैसे भी आप याद थोड़ी ना रख सकते हो, वैल्यू पूछी भी नहीं जाती। कर लो तो अच्छी बात है, सही है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब क्लोरीन ने उसको गेन करना है। मगर एक बात मुझे बताओ, क्लोरीन न्यूट्रल फॉर्म में किस फॉर्म में होता है, डायरेक्ट एटॉमिक फॉर्म में होता है? नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। सबसे पहले आपको उसके मॉलिक्यूल को तोड़ के एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लोरीन का एक गैसियस मॉलिक्यूल था, इसको क्लोरीन के एक एटम में कन्वर्ट करना है, सही है। बैलेंस करने के लिए आपको इधर हाफ लगाना पड़ेगा। चाहे आप सोचो वहां भी 2 लगा सकते हैं, लेकिन क्लोरीन का एक एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ना, तो एटम हमें एक ही चाहिए, तो वहां पे आप चेंज कर सकते हो, यहां 1 ही रहने देना, यहां 2 मत कर देना। तो मॉलिक्यूल को तोड़ के एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पहली बात जो एनर्जी का चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। एक मॉलिक्यूल को तोड़ के सिंगल एटम में कन्वर्ट करें तो ये काम करने के लिए जितनी एनर्जी का चेंज आता है उसे एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे होंगे, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को तोड़ के जब एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, H2 को तोड़ के 2H में कन्वर्ट करते हैं, सही है। तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका एटोमाइजेशन। अच्छा, एटम उसके लिए एक ही बनना चाहिए, वैसे वहाँ पे आप 2H लिखते थे ना इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो वहाँ पे मतलब वो जो एनर्जी निकल रही है वो एटोमाइजेशन एनर्जी नहीं है, वो एटोमाइजेशन एनर्जी का डबल है। उसको हाफ करोगे तो वो एटोमाइजेशन एनर्जी है। 104 किलो कैलोरीज पर मोल आती थी 2 एटम्स के लिए, तो एक एटम्स के लिए आ जाएगी 52 किलो कैलोरीज पर मोल। जूल में कन्वर्ट करना चाहो तो कर देना 4.184 से मल्टीप्लाई करके। खैर, तो मॉलिक्यूल को तोड़ के एक सिंगल एटम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जितनी एनर्जी का चेंज आता है दैट इज कॉल्ड एटोमाइजेशन एनर्जी। सवाल ये है पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ के एक अनस्टेबल एटम, क्लोरीन का एटम रिएक्टिव है ना, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है,
पेयर बनाने की कोशिश करेगा। तो एक स्टेबल चीज़ से अनस्टेबल चीज़ में जा रहे हो बेटा आप, तो उसके लिए एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो ये भी आपकी बेटा पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव की 121। अगेन वही बात, वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है मगर साइन और नाम इंपॉर्टेंट है। अब क्लोरीन का जो एटम है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, गेन करेगा। अच्छा ये ऑलरेडी गैस फॉर्म में है, अगर एक मिसाल है सॉलिड फॉर्म में होता तो पहले वही इसको सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करते फिर इलेक्ट्रॉन गेन कराते। जिस तरह इलेक्ट्रॉन निकालते गैसीय स्टेट में, इसी तरह इलेक्ट्रॉन डालते भी गैसीय स्टेट में ही है। ये तो खैर ऑलरेडी गैस में ही है। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये आपका बन गया क्लोरीन का नेगेटिव आयन। ठीक, सवाल ये है एनर्जी का जो चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे। एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लें तो जितनी एनर्जी देते हैं वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी, और एक एटम में इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, तो जितनी एनर्जी का चेंज आता है डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, EA। आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो आपकी अमूमन नेगेटिव होती है, नेगेटिव की 349। अब वही बात आप किसी और बोर्ड में देखोगे तो हो सकता है 349 की जगह 348 हो, तो एक आध वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है, वैल्यू वही बात आपने याद भी नहीं करनी है। अच्छा ये काम हो गया। उसके बाद आखिरी काम क्या होगा, दो गैसीय साइन मिलेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में मिलेंगे और मिलके NaCl का एक सॉलिड यूनिट बना देंगे। अब ये काम भी जब होगा तो भी एनर्जी का चेंज आएगा। उस एनर्जी को बोलते क्या है, दो ऑपोजिटली चार्ज आइन जब मिलके एक न्यूट्रल यूनिट बनाते हैं तो जो एनर्जी का चेंज आता है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, LE कह देते हैं, लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है, जब दो ऑपोजिटली चार्ज आइंस आपस में मिलते हैं और मिल के एक न्यूट्रल यूनिट बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। सवाल ये है पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, खुद सोचो। एक पॉजिटिव आइन है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा मतलब अनस्टेबल है। नेगेटिव आइन है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। जब ये आपस में मिल रहे हैं, मिल के एक स्टेबल बना रहे हैं, NaCl स्टेबल होता है, NaCl पॉजिटिव नेगेटिव मिल गए, स्टेबल बन गया। तो स्टेबल चीज़ की एनर्जी ज़्यादा होगी या अनस्टेबल की ज़्यादा होगी, अनस्टेबल की। रिएक्शंस क्यों होते हैं, क्योंकि चीज़ों की एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब वो अनस्टेबल है, तो वो अपनी एनर्जी को कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, स्टेबल फॉर्म में आने की कोशिश कर रहे होते हैं। लॉजिकली भी सोचो, एक इंसान अनस्टेबल है, सही है, जैसे आप लोग एक मिसाल है, आप लोग की एनर्जी हाई है, प्रॉपर नाश्ता वाश्ता किया, वैसा ही नींद पूरी की हुई है। अब अगर आप लोग लेक्चर ले रहे हो तो आप लोगों में अनस्टेबिलिटी होगी, सोचोगे, सवाल करोगे, क्लास में शोर भी मचाओगे, बातें भी करोगे, तो एनर्जी ज़्यादा है तो अनस्टेबिलिटी ज़्यादा है। अगर आप स्टेबल हो, एनर्जी कम है, नाश्ता वाश्ता नहीं किया, नींद पूरी नहीं हुई, तो आप कोने में एक जगह पड़े रहोगे, सोते रहोगे, लेटे रहोगे, आंखें बंद कर रहोगे, झूम रहे होगे, मतलब स्टेबल होगे। कहने का मकसद है अगर एनर्जी ज़्यादा होती है तो अनस्टेबिलिटी होती है, एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी होती है। यानी जिसकी एनर्जी कह लो कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम है। तो ये अनस्टेबल थे क्योंकि आइंस थे, मतलब इनकी एनर्जी ज़्यादा है। ये स्टेबल है क्योंकि न्यूट्रल हो चुका है ये, मतलब इसकी एनर्जी कम है। पहले एनर्जी ज़्यादा थी, बाद में एनर्जी कम हो गई, तो इसका मतलब जो बीच की एनर्जी थी वो कहाँ गई, वो रिलीज हो गई। तो लैटिस एनर्जी आपकी हमेशा नेगेटिव होती है, -788 या 87। अब वही बात
कहीं पे 87 हो सकता है, कहीं पे 88 हो सकता है, तो परेशान नहीं होना इसको देख के। सही है। एक और बात जो एमसीक्यूज में आ जाती है वो क्या कि किस आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे एक चीज़, शायद पता नहीं, कि अभी मैंने कहा स्टेबिलिटी का एनर्जी से इन्वर्स रिलेशन है। मैंने कहा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, या मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो बेटा वो जो मैंने रिलेशन बताया ना स्टेबिलिटी के एनर्जी के साथ, वो उनकी अपनी एनर्जी के साथ है, इंटरनल एनर्जी के साथ है। उस सब्सटेंस के पास खुद कितनी एनर्जी है, अगर वो ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, वो कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। जबकि लेटेस्ट एनर्जी उनकी खुद की एनर्जी नहीं है। लेटेस्ट एनर्जी वो है जो निकल रही है। जब दो आइंस मिल रहे हैं, मिल के एक न्यूट्रल यूनिट बना रहे हैं, तो जो एनर्जी निकल रही है वो लेटेस्ट एनर्जी है। तो खुद सोचो, अगर ज़्यादा एनर्जी निकल गई तो कम एनर्जी बच गई, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो यही चीज़ तो मैंने लिखी है कि स्टेबिलिटी लेटेस्ट एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर लेटेस्ट एनर्जी वो एनर्जी जो निकल रही है, ज़्यादा एनर्जी निकल गई, बची कम एनर्जी, मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है। और अगर लेटेस्ट एनर्जी कम है, यानी कम एनर्जी निकली है तो बची ज़्यादा एनर्जी है, तो स्टेबिलिटी कम है। तो आपको कुछ आयनिक कंपाउंड्स दे दे, उनकी लेटेस्ट एनर्जी बता दे, बोले कौन स्टेबल होगा कौन अनस्टेबल होगा, जिसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। अच्छा, ये मत देखना कि माइनस पे बड़ी वैल्यू है तो मतलब कम है, नेगेटिव तो होगी। आपने सिर्फ वैल्यू को देखना है। लेटेस्ट एनर्जी रिलीज होती है नेगेटिव में होगी। अब -787 है, एक मिसाल है, -1000 है, एक -1500 है, एक -2000 है, तो -2000 वाली की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। आप ये नहीं देखेंगे कि -2000 है, माइनस पे तो सबसे कम है। ये मत, अक्सर बच्चे ये भी कर देते कि सर ये तो माइनस में है ना, तो मतलब कम है। माइनस का मतलब यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि निकल रही है। आपने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देखना है, वैल्यू देखनी है। वैल्यू किसकी ज़्यादा है? वैल्यू जिसकी ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, अगर वैल्यूज़ ना दे भाई, आपको खाली ऑप्शन दे दे, मैं बोल दे लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, रुबिडियम क्लोराइड है, एक मिसाल है, बोले किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो एक चीज़ याद रखना बेटा, वर्टिकली अगर आप मूव करते हो डाउन द ग्रुप तो आपकी जो लेटेस्ट एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। सही है। लेटेस्ट एनर्जी आपकी चार्ज पे और मतलब चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और उसके साइज पे डिपेंड करती है। चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वर्टिकली बेटा साइज बढ़ता है, 9 में फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में ही पढ़ो, वर्टिकली साइज बढ़ता है क्योंकि शेल बढ़ते हैं, तो लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। यानी एक ही ग्रुप के अगर आपको दे दें, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनके कंपाउंड दे दिए, तो लिथियम की लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हॉरिजॉन्टली दे दें, जैसे मिसाल है आपको सोडियम का दे दिया, मैग्नीशियम का दे दिया, एल्युमिनियम का दे दिया, तो हॉरिजॉन्टली आपको पता है साइज़ भी कम होता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से, और चार्ज भी बढ़ता है। सोडियम पे +1 चार्ज है, मैग्नीशियम पे +2, एल्युमिनियम पे +3 है, तो एल्युमिनियम वाला उसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। सही है। तो मतलब लेटेस्ट एनर्जी जो है वर्टिकली कम होती है, हॉरिजॉन्टली बढ़ती है। तो आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी वर्टिकली कम होती है और हॉरिजॉन्टली बढ़ती है। तो ये चीज़ जो है वो बेटा आप इसको याद रखिएगा। एक आखिरी काम कर लेते हैं आयनिक बॉन्ड में। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये दो एटम्स गिवन है, इनके बीच आयनिक बॉन्ड बन रहा है? तो कंडीशंस फॉर आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, इस पे ज़रा बात कर लेते हैं। पहली कंडीशन आयनिक बॉन्ड के बनने के लिए होती है कि आपका आयनिक बॉन्ड हमेशा बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच।
सही है। आपका आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, कभी भी आयनिक बॉन्ड आपका दो नॉन मेटल्स के दरमियान नहीं बनता। जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बना लेता है, सही है, सोडियम फ्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बना लेता है, मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बना लेता है, कैल्शियम फ्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बना लेता है। एक मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल होगा। क्लोरीन क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन फ्लोरीन हो गया, आयोडीन आयोडीन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन फ्लोरीन हो गया। इनके बीच कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, सही है। तो आयनिक बॉन्ड के बनने के लिए एक मेटल हो और दूसरा आपका लाजमी तौर पर क्या हो, नॉन मेटल हो। दो नॉन मेटल्स के बीच में कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता। दूसरी कंडीशन, मेटल जो हो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो, कम हो। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देते हैं वो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। वो कम होनी चाहिए। क्यों? अगर वो ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी आप एटम को दे रहे हो तब जाके उसका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो ये बात आयनिक बॉन्ड के फेवर में नहीं है। मेटल इलेक्ट्रॉन निकालेगा, नॉन मेटल गेन करेगा, जब भी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड के लिए मेटल आसानी से, जल्दी से, कम एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन निकाले, तो मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए ताकि वो आसानी से, जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकाले और आपका आयनिक बॉन्ड बन सके। सही है। तो जो मेटल होना चाहिए उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और जब मेटल ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसके बाद काम शुरू हो गया नॉन मेटल का। नॉन मेटल जो आपका होना चाहिए वो उसकी नॉन मेटल जो आपका होना चाहिए, नॉन मेटल जो होना चाहिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए बेटा, हाई होनी चाहिए। ई मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब बारी है नॉन मेटल की। नॉन मेटल को उसको गेन करना है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल की हाई होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की चाहत, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ख्वाहिश, वो नॉन मेटल में ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो कम है तो इसका मतलब इतनी ज़्यादा चाहत, इतनी ज़्यादा ख्वाहिश नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की नहीं है, तो वो नहीं गेन करेगा या नखरे दिखाएगा। सही है, वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जैसे ही मेटल ने इलेक्ट्रॉन निकाला है, नॉन मेटल फ़ौरन से उसको गेन कर ले, वो रेडी बैठा हो इलेक्ट्रॉन गेन करने की, उसके ख्वाहिश हो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो जैसे ही मेटल इलेक्ट्रॉन निकाले, नॉन मेटल उसको फ़ौरन क्या कर ले बेटा, गेन कर ले। तो नॉन मेटल जो होना चाहिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। और चौथी और आखिरी कंडीशन वो ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है बेटा वो 1.7 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। देखो, अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है तो ये आपका नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है। और अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 से ज़्यादा हो और 1.7 से कम हो तो ये आपका कहलाता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। इसी तरह अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 के बराबर या इससे ज़्यादा हो
तो फिर ये बन जाता है बेटा आपका आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी 1.7 के बराबर या इससे ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो ये 4 कंडीशंस आपकी अगर हैं तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, यानी कि एक आपका मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है। जो मेटल है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा, 1.7 के बराबर या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये बेटा हमने आयनिक बॉन्ड को जो है वो डिस्कस किया। इसके आगे का काम कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, वो फिर हम नेक्स्ट के जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल बेटा इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।